आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी की सीरीज। इसमें हम वन बाय वन करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे और यहाँ से आपकी ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर शिफ्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम चीज़ों को क्वेश्चन और आंसर के थ्रू अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जो भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आई थिंक सभी ने सब सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ी होगी। ह्यूमन ज्योग्राफी का कांसेप्ट बहुत कहीं इधर-उधर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बट क्या है कि क्लास 11 से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा आप लोगों को नया-नया लगेगा, तो हमें इसे समझने के लिए क्वेश्चन और आंसर के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 1, जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब देखो क्या है कि ज्योग्राफी में बहुत से स्कॉलर हैं और बहुत से स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी अलग-अलग थ्योरी दी, अलग-अलग इन चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश किया। तो बेसिकली इस यूनिट्स में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में जितने भी डिसिप्लिन हैं, ठीक है? इसकी जो नेचुरल साइंस है, स्पेशियल एट्रिब्यूट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है, रिलेशन देखेंगे मैन नेचर के बारे में। फिर कैसे ज्योग्राफी धीरे-धीरे डेवलप की। उसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी और बाकी के अदर सब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। फिर कह रहा है ज्योग्राफी आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, ज्योग्राफी क्या करता है, उन सभी क्वेश्चन के आंसर करता है जो वेयर व्हाट एंड व्हाई से शुरू होते हैं। फिर देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस में क्या रिलेशन है। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी और सोशल साइंस का रिलेशन। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को एक-एक करके देखते चलेंगे। फिर देखेंगे कि ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर रीजनल अप्रोच, ये सब क्या होते हैं, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ना क्यों चाहिए? बेसिकली हमें ज्योग्राफी तो बल इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम सबसे पहले कहाँ रहते हैं? अर्थ सरफेस पे। तो जिस चीज़ पे हम रहते हैं पहले उन सब चीज़ों के बारे में तो जानकारी होना ज़रूरी है। फिर कह रहा है कि कैसे हमारे आस-पास की चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो हम इसलिए भी पढ़ते हैं। फिर थर्ड है, हम क्या होते हैं कि जो भी हमारे आस-पास की रिसोर्सेज़ होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। फिर है आपका प्रिमिटिव सोसाइटी सब्स्टिट्यूट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपकी जो भी आसपास की चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड ही होती हैं, ठीक है? चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, किन किन चीजों के लिए फूड, शेल्टर, ड्रेस, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये जितनी भी चीजें आपके आसपास होती हैं हम सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि क्रॉपिंग पैटर्न को समझने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे कैसे बढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई, तो ये सब चीजें जानने के लिए ही हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिसेंट टेक्निक है, ठीक है, जिसने भी जियोग्राफर को हेल्प किया है कि अर्थ के सरफेस को कैसे बेटर तरीके से समझा जा सके। तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो जीआईएस और जीपीएस, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के मॉडर्न जियोग्राफी में कहें बात करें अगर, तो बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है? आप देखोगे कि जो पहले हम हाथ से अपनी कार्टोग्राफी करते, कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप मेकिंग टेक्निक, है ना? तो अब ये क्या होने लगी है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी यूज़ होने लगा है, ठीक है? अब कंप्यूटर से तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि गलत होगा चीज़ें। गलत तभी हो सकता है जब आप गलत इनपुट दोगे। तो इसीलिए जो आजकल की चीज़ें हैं ये कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं। कंप्यूटर बेस्ड होने का मतलब ये हो गया है कि थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है और फ़ास्ट हो गया और ज़्यादा एक्यूरेट अब माना जा सकता है इसको। वहीं जीआईएस की बात करें तो जीआईएस अब और जीपीएस ये दोनों आज के बहुत की कंपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें मैपिंग के रीज़न में। फिर आता है कि ज्योग्राफी होता क्या है? तो हम इसको देख लेते हैं। बहुत से स्कॉलर हैं, ज्योग्राफी को अलग-अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है? बट यहाँ पे आते हैं आपके इराटोस्थनीज, जिनको हम बोलते हैं ज्योग्राफी के फादर। अब ये आते हैं तो ये क्या कहते हैं, इनको देखते हैं। कह रहा है कि अर्थ जो है ना, इस पे आप देखोगे फिजिकल और कल्चरल फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप अलग-अलग वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे, थोड़े-थोड़े गैप पे जाओगे, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है? फिजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे।
हर एक स्टेज पे आप देखोगे कि जो ह्यूमन की सोसाइटी है, वो एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। अपने अलग एटमॉस्फेयर में, अपने अलग क्लाइमेट में, अलग तरीके से लोग रहते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इन पैटर्न को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये इराटोस्थेनीज ने कहा है कि ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी क्या है? बेसिकली ज्योग्राफी कुछ नहीं है, ये सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। अब देखो ये स्टेटमेंट दिया गया था कब? 20 276 से लेके 194 बीसी के बीच में आपके इराटोस्थेनीज थे, उस टाइम पे इन्होंने कहा था। लेकिन क्या आज हम सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? बिल्कुल नहीं। हम तो आजकल ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन आज के ज़माने में हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट आज के ज़माने से अगर देखा जाए तो उतना रिलेटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के समय में जब ये कांसेप्ट इन्होंने दिया तो उस समय ये रिलेटेबल था। अब देखते हैं कि सबसे पहले इस टर्म ज्योग्राफी टर्म को कॉइन कौन किया था? तो वो भी यही थे, इराटोस्थनीज। और ये क्या थे? एक ग्रीक स्कॉलर थे। ठीक है? आप देखोगे कई सारे स्कॉलर आए हैं, ग्रीक आए हैं, फिर रोमन्स आए, अरब्स, इंडियंस, इस तरह के स्कॉलर आए। बेसिकली जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो वही कहने का मतलब था कि जो भी अर्थ का डिस्क्रिप्शन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। आप देखोगे कि बहुत से फिजिकल फीचर्स बताने वाले सब्जेक्ट हैं, बहुत से साइंस है जैसे जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, और फिर देखोगे आप इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को कहाँ मिल जाती हैं? ज्योग्राफी में पढ़ने को मिल जाती हैं। फिर कह रहा है हाउ डज ज्योग्राफी डिफर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। अब ज्योग्राफी जो है वो बाकी सब्जेक्ट से डिफर कैसे है, अलग कैसे है? तो ये कह रहा है कि ज्योग्राफी जो है वो इस टर्म में डिफर है क्योंकि मैटर और मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है। ज्योग्राफी में आप देखोगे उसी चीज को कुछ अलग तरीके से, अलग नजरिए के साथ हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल साइंस को समझ के पैटर्न हो या फिर नेचुरल साइंस पे ज्यादा रिलाई करती है आपकी ज्योग्राफी। फिर उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरियल डिफरेंशिएशन। अब एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? कह रहा है व्हेन देयर इज अ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। जब हम फिजिकल और कल्चरल फीचर में सिमिलरिटी हो गई या फिर डिसिमिलरिटी हो गई, जब हम अर्थ के सरफेस पे इनको देखते हैं तो इसी को कहते हैं हम एरियल डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू ज्योग्राफर्स स्टडी। अब देखो ज्योग्राफर्स जो होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं? तो वो क्या स्टडी करते हैं? आपकी क्रॉपिंग पैटर्न हो गए, ठीक है, कैसे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरीके से क्लाइमेट, सॉइल, ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे, फार्मर की कैपेसिटी क्या है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर बाकी सब देखते हैं कि इन सबों का क्या इफ़ेक्ट है, क्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ज्योग्राफर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। अब मैन और नेचर का रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में ही देखा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट। देखो इस नेचर का जो ह्यूमन है ना वो एकदम इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब बिना ह्यूमन की कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं ये सब इसी के आसपास में घूमती रहती हैं, इसलिए ह्यूमन का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन मैन। अब इस नेचर का मैन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मैन क्या करता है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ऑक्यूपेशन, इन सब चीजों के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को अपनी जरूरत समझता है और वाकई ये सब बेसिक नेसेसिटीज भी हैं अपने लेवलीहुड के लिए। फिर उसके बाद आता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो मैन की हेल्प कैसे करती है। तो कैसे हेल्प करेगी? फिजिकल कंडीशन को थोड़ा और इजी बनाएगी, ठीक है, जो रिसोर्सेस हैं आपके आसपास उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का काम करती है, आपको एक हायर नीड्स ऑफ लाइवलीहुड देती है, ठीक है, आपको एक बेटर कंडीशन देती है, मोबिलिटी ऑफ लेबर और इजिली ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की चीजें देती हैं। अब देखो एक यहाँ पे बहुत फेमस लाइन लिखा है, क्या है? यू क्रिएटेड द स्वेल, आई क्रिएटेड द कप। ये कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है नेचर से। अगर आपने स्वेल बनाया तो हमने क्या बनाया? उसी मिट्टी से कप बना लिया। फिर कह रहा है यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प। अगर आपने रात बनाई
तो हमने उस रात की जो अंधेरा होता है उसको मिटाने के लिए लैंप बनाया। फिर कह रहा है यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, हिली टेरेन्स एंड डिजर्ट। अगर आपने बहुत जंगल-जंगल बना दिया, बहुत आप देखोगे हर जगह पहाड़, पत्थर, माउंटेन ये सब बनाया है, बिल्कुल सूखा रेगिस्तान बनाया है, तो हमने क्या बनाया है उसके लिए आई क्रिएटेड फ्लावर। हमने उन जगहों पे फ्लावर बनाया है। आप देखोगे कि जैसे बहुत हार्ड शेप होते हैं ना, तो देखोगे डिज़र्ट बहुत हार्ड होगा, वहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता है, तो वो कह रहा है कि हमने गार्डन बनाया है, ठीक है? अगर आपने हिल्स, टेरेन्स, ऊबड़-खाबड़ वाली चीज़ें बनाई तो हमने बेड्स बनाया है। तो ये सब देखोगे कि डायलॉग चल रहे हैं, किसके-किसके बीच में? मैन और नेचर के बीच में। बेसिकली मैं इसको क्वेश्चन आंसर के लिए इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी-सी क्लैरिटी आएगी। अगर आपको बिल्कुल थ्योरी की तरह से समझाया जाएगा तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्लेन चेंजेस। अब क्या-क्या चेंजेस हुए हैं सिविलाइजेशन में? अब देखो, कह रहा है मैन मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। आज के समय में क्या हुआ है कि पहले के लोग बेसिक नेसेसिटीज के पीछे दौड़ते रहते थे, बट अब क्या है, स्टेज ऑफ फ्रीडम के पीछे लोग घूमते रहते हैं, ठीक है? उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़। आज के ज़माने में बहुत सारी नई-नई पॉसिबिलिटीज़ और बहुत नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों के सामने आ चुकी हैं। फिर कह रहा है कि जो ह्यूमनाइज़्ड हैं, ये क्या हो गया है और नेचुरलाइज़्ड मैन बनने की कोशिश करने लगे हैं। स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो भी पहले के समय में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो भी दूरियां होती थी वो बहुत ज़्यादा रियल में भी होती थी और आप देखोगे तो ऐसे हाइपोथेटिकल भी होती थी। बट आज के समय में क्या है, आप कितना भी दूर रहो, जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड इनने में आप कॉल लगाओगे और बिल्कुल वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो कॉल हो गया और आपको लगेगा कि बस सारी कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी। तो जितने भी दूरियां थी वो सब कुछ अब एक हाइपोथेटिकल बन के रह चुकी हैं। समझ में आया? फिर कह रहा है व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी। अब ज्योग्राफी में स्टडी क्या होता है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन और ह्यूमन बिहेवियर इन सब चीजों को बारे में पढ़ते हैं। फिर कह रहा है व्हाट आर द 3 क्वेश्चन कंसर्न विद ज्योग्राफी। कौन कौन से ये 3 क्वेश्चन हैं जो ज्योग्राफी में हमेशा कंसर्न किए जाते हैं, हमेशा सोचे जाते हैं इनको कि आखिर इनका आंसर क्या होगा। पहला है व्हाट आर द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी अर्थ के सरफेस पे नेचुरल और कल्चरल फीचर क्या क्या मिलते हैं, वेयर आर दीज फीचर्स फाउंड, और ये कहाँ मिलते हैं और ये क्यों मिलते हैं, ठीक है? ऊपर आपने बताया ना कि व्हाट वेयर एंड व्हाई, ये तीनों क्वेश्चन कंसर्न है ज्योग्राफी में। देखते हैं, कह रहा है हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। अब देखो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कैसे कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, कह रहा है ना ज्योग्राफी को हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। तो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कैसे कोई एक सब्जेक्ट अलग अलग चीजों को जोड़ कर समझाता है। जैसे कि ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है ना कि नदी, पहाड़, मौसम सिर्फ यही सब पढ़ना, बिल्कुल नहीं। ये क्या पढ़ाता है? आप देखोगे कि नेचर के साथ-साथ ह्यूमन की भी सारी चीज़ों को जोड़कर समझाता है। जैसे अगर मान लो कि रेन कम होगी, तो उस टाइम पे आपके क्रॉप पैटर्न भी कम होंगे। अगर फसल कम होगी या फिर क्रॉप पैटर्न कहो तो कम होगी, तो इसका किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपके इकोनॉमिक पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अगर एक चीज़ें प्रभावित होती हैं, एक चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसका दूसरी भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? तो इसी तरह से ये एक इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस। अब साइंस और सोशल साइंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक एम ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ नेचर। इन दोनों का बेसिक पर्पस यही है कि हमें नेचर की रियलिटी को समझना है कि कैसे यह काम करती है। फिर आप देखो यहाँ ज्योग्राफी का बाकी सारे सब्जेक्ट से भी रिलेशन है, जैसे आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि अगर मान लो बारिश कम हो रही है तो उस साल फसल कम होगी। अगर फसल तो कौन सा प्रभावित होगा, आपका एग्रीकल्चर पैटर्न प्रभावित हुआ। अगर एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आ रहा है तो उससे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन।
फिर आता है आपका हाउ डू द अदर सब्जेक्ट हेल्प्स ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। वही बात है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता रहता है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस का। तो देखो यहाँ पे है एक और स्कॉलर, ये है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ये कौन है? एक जर्मन ज्योग्राफर थे जो 1769 से आपके 1859 के बीच में थे। अब ये क्या किए थे, कह रहे थे कि जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी ब्रांचेस हैं, इन सब का एक क्लोज रिलेशन है किसके साथ? नेचुरल साइंस के साथ। चाहे आपके बायोज्योग्राफी हो गए, ठीक है, इसका क्लोज लिंक है जूलॉजी, बॉटनी, फिर मैथमेटिक्स हो गए या फिर आर्ट्स हो गया, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है किस चीज में? ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में। और किन किन चीजों के डेवलपमेंट में? बेसिकली मेजर करना हो गया किसी एरिया को, या फिर अर्थ के डायमेंशन को मेजर करना हो गया, कार्टोग्राफी हो गई, ठीक है, आप देखोगे मैप मेकिंग प्रोजेक्ट हो गया, या फिर बहुत से आप देखोगे न्यूमेरिकल चीजें हो गई। तो इन सब चीजों में मैथमेटिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइंस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ अ ज्योग्राफिकल थॉट इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। क्यों कह रहा है? देखो, सबसे पहले क्या हुआ ना, ये कोई सब्जेक्ट तो था नहीं, तो इसीलिए ये जो आपके ज्योग्राफिकल थॉट की जो हिस्ट्री है, जो पुरानी इसकी कहानी है, वो एक तरह से कहा जाए तो वो मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है, क्योंकि वहीं से इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट आया कि कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, कौन कौन सी चीजें ज्योग्राफी के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारे माइंड में चलता है ना कि ये थॉट कैसे आया, कैसे नहीं आया, तो इसी की जो हिस्ट्री थी उसी को हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ब्रांचेस हो गए, ठीक है। जिसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फिर आप देखोगे एक और यहाँ पे स्कॉलर है, ये भी एक जर्मन स्कॉलर है और बेसिकली ये वॉन हेम्बोल्ट के शिष्य हैं। इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आर्म चेयर ज्योग्राफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाहर आपके, आप अब देखो वॉन हम्बोल्ट जो थे, ठीक है, ये जो हम्बोल्ट थे, ये क्या किए थे कि पूरा आप देखोगे कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट पे पूरा ये घूमे थे और सारी चीजों को खुद से रियलाइज करके देखे थे कौन सी चीजें क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं। बट जो कार्ल रिटर थे ये कहीं नहीं गए, ठीक है, बिल्कुल चेयर पे बैठे रहते थे और वहीं बैठे बैठे अपनी सारे कंसेप्ट दिए थे। इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्म चेयर जियोग्राफर। फिर उसके बाद आप देखो, यहाँ है रिचर्ड हार्टसॉन, ये भी एक अच्छे खासे स्कॉलर हैं और यहाँ पे हैं आपके हेटनर। तो इन्होंने हेटनर क्या, आप देखो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था और कभी-कभी एग्जाम में हमसे ये सेम स्टेटमेंट देके इनका नाम पूछ लेता है कि ये किस स्कॉलर ने दिया है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ अगर एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से आप देखो तो इम्पोर्टेंट ही है। वैसे एग्जाम के हिसाब से तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं, तो आप देखो यहाँ पे रीजनल स्टडीज में, रीजनल डेवलपमेंट में, रीजनल एनालिसिस में और रीजनल प्लानिंग में। तो ये अगर हम बात करें कि रीजनल अप्रोच के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये 4 मेन ब्रांचेस हैं आपके। फिर इसमें भी आता है मैक्रो जो बड़े लेवल पे होता है, मेसो जो मीडियम लेवल पे होता है, फिर माइक्रो जो और छोटे लेवल पे होता है। अगर हम बात करें रीजनल प्लानिंग की, तो एक हम कंट्री लेवल पे प्लानिंग करते हैं। आप देखोगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंट्री लेवल पे प्लानिंग आप कोई भी कंसेप्ट लेके आती है। वहीं आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आपके टाउन लेवल पे, अर्बन लेवल पे, ठीक है, इन सब लेवल पे कोई ना कोई कंसेप्ट लेके या फिर कोई प्लानिंग लेके आती है चीजों को सुधार करने के लिए या फिर और बेहतर बनाने के लिए। फिर कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है? कह रहा है फिजिकल ज्योग्राफी सारी चीजों को इंक्लूड करता है, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और इन तीनों को मिला के जो लाइफ सस्टेन करती है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? आपके फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट्स देखने को मिलता है, माउंटेन्स, ये सारी चीजें जो भी चीजें आप देखोगे वो कहाँ होती हैं? अर्थ के सरफेस पे ही तो होती हैं, तो लैंडफॉर्म जिसको हम कहते हैं।
फिर कह रहा है कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्या-क्या करता है? आपके लाइवस्टॉक को, फूड, क्लोथ्स, ठीक है? क्रॉपिंग पैटर्न को, इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, जो एटमॉस्फेयर में आ गए आपके। फिर आपका आता है लिमिटेशंस एंड प्रेसिपिटेशंस, ये किसके अंदर आ जाएगा? आपके हाइड्रोस्फीयर के अंदर, ठीक है? जो फॉरेस्ट में आप देखोगे कि क्या-क्या लिमिटेशंस हो गए हैं या फिर प्रेसिपिटेशन कहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश। फिर है ओशन प्रोवाइड करता है क्या-क्या चीज़ें? फूड, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट। तो इन सारी चीज़ों को हम कहीं न कहीं पढ़ते ही हैं और सारी चीज़ों को इकट्ठा कहाँ पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें मिलके ह्यूमन लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझाने की इसलिए कोशिश किया हूँ, क्योंकि ये नई-नई चीज़ें हैं आपके लिए। आप इससे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी पे शिफ्ट करना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप इसको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ोगे, तो ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।